Okay, so hello, good morning to all the medical aspirants. How's you going? How's your day? And to your family too. अच्छी चल रही है? प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? ओके, अगर कर रहे हो तो ठीक है, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. ओके, सो फर्दर जब प्रोसीड करते हैं तो हम देखते हैं. सबसे पहले अभी तक हमने कहाँ तक खत्म कर लिया था प्रीवियस क्लास में. आपके ये पूरा पार्ट खत्म हो गया था, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स. आई थिंक मेरी आवाज शायद वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बट द वीडियो इज गोइंग ओके. सो आई गो विद दिस राइट नाउ. सो टिल फॉर फ्यू डेज आई विल डू दिस. ओके, so let's start with the biotechnological applications in medicine. तो हम शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस. हमारे मेडिसिन में क्या क्या जरूरत इसकी होती है. तो जो भी आपके रिकॉम्बिनेंट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है. ये क्या करता है, हमारा एक इमेंस इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे किस फील्ड में, हेल्थ केयर में, क्योंकि इससे हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं सेफ और जितने भी इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स को बना सकते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, अब देखिए, अब मैं इसी चीज की बात करना चाहती हूँ. बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज करके हम मेडिसिन बना ले रहे हैं. मतलब अगर कोई बीमारी हो गई है तो हम उसे ठीक करेंगे, बीमारी को ठीक करेंगे. ये नहीं कि हम कोई ऐसा प्रिवेंशन कर ले, कोई वैक्सीन हर बीमारी के लिए बना ले, सिंथेसिस कर ले, जो कि हमारा क्या होगा, इस बीमारी को कॉज ही नहीं होने देगा. दैट विल बी मोर एफिशिएंट, वो ज्यादा एफिशिएंट होता. बट I don't know why if maybe some people are working on this. इस पे अभी रिसर्च ऑलरेडी चल रही है. तो जो भी लेटेस्ट अगर साइंटिफिक, मतलब बेसिकली बायोलॉजी में जो भी रिसर्च चलते हैं ना, उसको आप एक ऐप से देख सकते हो. दैट इज मेडिटिगो. I am currently using that app for seeing all the recent researches there, and there are lots of researches going on it. So yes, लोग काम कर रहे हैं, बट हाँ, पहले लोगों ने इसके बारे में, इलाज के बारे में सोचा, वैक्सीन के बारे में नहीं सोचा. जैसे पोलियो से बहुत ज्यादा मास नंबर्स इफेक्ट हो गए थे, तब जाकर के लोगों ने क्या सोचा कि इसके बारे में हम इसकी वैक्सीनेशन करा देते हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं. तो जो रिकॉम्बिनेंट जो थेराप्यूटिक्स होते हैं, ये हमारा कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस कॉज नहीं करता है. जैसे कि हमारे कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं, नॉन ह्यूमन सोर्सेज से भी हम मेडिसिन को बना सकते हैं. तो प्रेजेंट टाइम पे अबाउट हमारे पास 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स अप्रूव हो चुके हैं ह्यूमन यूज के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड. और इंडिया में प्रेजेंटली मार्केट में कौन सा प्रेजेंट है, हमारे 12 इंडिया में प्रेजेंट है. सो आगे और देखते हैं. तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, सबसे पहला हमारा कौन सा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले जो भी हमारे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है, वो पॉसिबल है किसके थ्रू, बाय टेकिंग इंसुलिन, जो रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे ले रहा है. तो क्या हमारे डायबिटिक जो पेशेंट होंगे, क्या इनके पास इनफ ह्यूमन इंसुलिन क्या अवेलेबल नहीं है. तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, क्या हमारे पास इनफ इंसुलिन अवेलेबल है या नहीं है. तो जैसे ही अगर हम इसे डिस्कस करते हैं तो आपको तुरंत ही रियलाइज होगा डेट कि हम एक क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इंसुलिन हमारे अदर एनिमल्स का इजीली हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो क्या जो इंसुलिन है वो हमारे अदर एनिमल्स से आइसोलेट जो करेंगे, क्या वो इफेक्टिव होगी जितना ही हमारी ह्यूमन बॉडी खुद सीक्रेट करती है, ये भी एक क्वेश्चन है. तो क्या कोई इम्यून रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट में तो हमारी ह्यूमन बॉडी नहीं क्रिएट कर देगी, क्या वो एकदम सही रहेगी. तो लेट्स सी. जैसे कि इमेजिन कर लेते हैं कि एक बैक्टीरिया है जो कि हमारा अवेलेबल है और जो क्या बना सकता है, हमारी ह्यूमन इंसुलिन को सिंथेसिस कर सकता है. तो सडनली इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा. तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं और इससे हमारे क्या हो जाएगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाएगा. तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन करती है, क्या हमारी ह्यूमन इंसुलिन सेम टू सेम हमारे सिंथेसिस हो सकते हैं. तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल. तो आगे देखते हैं. ये जो इंसुलिन है, क्या हमारा ओरली एडमिनिस्टर्ड जो होता है डायबिटिक पीपल में या फिर नहीं, तो क्यों नहीं. तो सबसे मेन चीज, डायबिटीज हमारे बेसिकली 3 तरह के होते हैं. पहले 2 तरह ही जानते थे, अब तीसरा भी आ गया है. सो फर्स्ट वन इज हमारा टाइप 1 डायबिटीज होता है, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज और एक होता है आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज. मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स में जो डायबिटीज हो जाती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं. तो एक जो होता है आपका होता है डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस. जो मेलाइटस होती है, इट इज कॉज्ड बाय द
ओबेसिटी मतलब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज इस तरीके से होती है। इसका जो ट्रीटमेंट भी होता है, मेडिसिन लेना पड़ता है तभी जाकर के ये ठीक होती है, या फिर आप मेडिसिन के अलावा और भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक। डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, यू कैन प्रिवेंट, मतलब आप इसके क्या कर सकते हो, इसके असर को कम कर सकते हो। यू कांट से कि आप इसको इरेडिकेट कर पाओगे, मतलब इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते हो डायबिटीज को, बट हाँ आप इसके असर को कम कर सकते हो। जो भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रही है, या फिर एडवर्स इफेक्ट हो या साइड इफेक्ट हो, यू कैन ओवरकम दैट, बट नॉट लाइक फुली यू कैन रिकवर फ्रॉम इट। बट समटाइम्स पीपल कैन डू बाय अवॉइडिंग राइस, कार्बोहाइड्रेट इनरिच्ड फूड को अवॉइड करके कर सकते हैं, एंड हैविंग अ रेगुलर प्रोबायोटिक्स का अगर इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो हाँ दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू दी पर्सन। फिर अगर हम डायबिटीज इंसिपिडिस में, तो ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब जेनेटिकली जो डायबिटीज होती है वो होती है। हाँ, फर्स्ट वाले में हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में, मतलब उनको ओरली दवा दी जाती है, ओरल फॉर्म में मेडिसिन मिलती है। बट हमारे जो सेकंड टाइप वन डायबिटीज को हम लोग जेनेटिक वाला बोलते हैं। टाइप 2 जो होता है हमारे, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। ओके, तो आपकी टाइप 1 जो जेनेटिक वाला है, जिसको हम लोग डायबिटीज इंसिपिडिस बोलते हैं बेटा, वो क्या होती है, तो उसमें आपकी इंसुलिन का सिंथेसिस जो होता है वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इस वजह से डायरेक्ट इंजेक्टेबल्स के फॉर्म, मतलब आईवी के थ्रू डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन को एडमिनिस्टर करनी पड़ती है। लेकिन टाइप 2 में ऐसा नहीं होता है। तो आगे देखते हैं कैसे इंसुलिन को हम बनाते हैं। सो यस, वेट एक मिनट बेटा, सॉरी, कुछ जैसे कि जेनेटिकली इंजीनियर जो आपके थेरेप्यूटिक्स का जो हम यूज करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है थोड़ा ये देख ले। तो ये हमारे मास प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारी बन जाती है। ये सेफ भी होती है और इफेक्टिव भी होती है। साथ ही आपके इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस को भी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इवन ये हमारे एनिमल सोर्स से ही क्यों ना आ रहे हैं। फिर इंसुलिन क्या है, सबसे पहले इंसुलिन एक हमारा प्रोटीन हार्मोन होता है जो कि हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मतलब ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। और ये हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है, तो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लंगरहंस, जो कि हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन पेनक्रियाज में। डिफिशियंसी वही हमारी क्या हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस में इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो अर्लियर टाइम्स में क्या था, जो हमारा इंसुलिन था वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, तो हमारे पेनक्रियाज, जो कि स्लॉटर्ड कैटल या फिर पिग्स के पेनक्रियाज से ये क्या कहते हैं, गैदर कर लिया जाता था। और कुछ ह्यूमंस जो होते थे, इसके लिए एलर्जी रिएक्शन भी उनके बॉडी में देखने को मिलते थे, या फिर फॉरेन बॉडी रिएक्शन हो जाती थी अगेंस्ट ये हमारे मेडिसिन के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है इंसुलिन का वो किसने दिया है, तो ये हमारे बैंटिंग एंड बेस्ट ने एक्सट्रैक्ट किया है पहली बार डॉग के पेनक्रियाज से 1921 में। अनसैंगन जो थे हमारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया है और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बताया है इंसुलिन के अंदर। जैसे इंसुलिन क्या होता है, तो आपका 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि किससे ज्वाइन रहती है, आपके 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में एक होता है ए चेन और दूसरा का होता है बी चेन। ठीक है, तो आगे देखते हैं ए चेन में जो हमारी होती है क्या होती है, 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें हमारे 63 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। और बी चेन में जो आपके क्या होते हैं, ये रहा प्रेजेंट, बी चेन में क्या होता है, 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड 90 न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, और ये कैसे प्रोटीन होते हैं, तो क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं। तो आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। If you want to take a screenshot or anything you can, but I don't think so it is that much because it's NCERT, तो आप इसको जितनी बार पढ़ोगे you can get it, आप जितने क्वेश्चंस लगाओगे yes you can get it too। तो सबसे पहले जो इंसुलिन होता है वो किस लिए यूज होता है, तो डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है, जो कि पहले कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, स्लॉटर्ड कैटल और पिग से, जो हमने पहले भी देख लिया। इंसुलिन हमारा क्या है, किस सोर्स से आता है, तो एनिमल सोर्स से आता है, जो कि हमारे कुछ पेशेंट्स में क्या कर देती थी, एलर्जी डेवलप कर देती थी या फिर आपके रिएक्शन हो जाते थे फॉरेन प्रोटीन्स में। इंसुलिन हमारे 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड जो मैंने बता दिया है, 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, इसमें चेन्स होते हैं, चेन ए और चेन बी, जो कि किससे लिंक रहते हैं बेटा, डाइसल्फाइड ब्रिज से लिंक रहते हैं। एक मैमल्स में देखा जाए तो हमारे जो ह्यूमन इंसुलिन होता है ये सिंथेसाइज होता है किसकी तरह, एज अ प्रो हार्मोन, लाइक अ प्रो एंजाइम। जो प्रो हार्मोन होती है ये हमारा क्या होती है, प्रोसेस्ड होती है और ये बन जाती है क्या, एक फुल्ली मैच्योर और फंक्शनल हार्मोन। और जिसमें हमारा एक्स्ट्रा स्ट्रेच देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड।
सी पेप्टाइड जो होती है हमारे प्रेजेंट नहीं होती है मैच्योर इंसुलिन में, और ये हमारा मैच्योरेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाती है। तो सबसे मेन चैलेंज हमारे लिए क्या होता है, तो प्रोड्यूस करना इंसुलिन का किसका यूज करके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का, जिसमें हमारा इंसुलिन को क्या किया जाता है, एक मैच्योर फॉर्म में असेंबल किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे मैच्योरेशन दिखाया जा रहा है, प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। तो सबसे पहले आपके क्या कहते हैं, दो सेगमेंट्स थे जिसमें हमारे प्रो इंसुलिन भी क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो जुड़ा होता है, एक ए पेप्टाइड था और एक आपका बी पेप्टाइड था, और जैसे ही ये जुड़ जाता है तो आपका मतलब रिमूव हो जाता है सी पेप्टाइड, तो दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, अलग अलग सेपरेट फॉर्म में बन जाता है, और ऐसे ही हमारा इंसुलिन क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। आई होप शायद समझ में आ रहा होगा। I will only hope. I can't say like you can get it 50 or 100% because my voice is not that much clear. I know this. So, okay. So in 1983 जो हमारे इली लिली एक अमेरिकन कंपनी जो थी वो प्रिपेयर कर रही थी क्या, दो डीएनए सीक्वेंस जो कि हमारे किसके कॉरस्पॉन्डिंग थी, ए और बी चेन जो कि ह्यूमन इंसुलिन, और फिर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, ई कोलाई के प्लाज्मिड में। और तब वहां से क्या हुआ, इंसुलिन चेन्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया। ये जो चेन्स थे हमारे ए और बी वो क्या हुआ, सेपरेटली प्रोड्यूस हुए, खुद को प्रोड्यूस किए, एंड देन बाद में एक्सट्रैक्ट कर लिया उन्हें और कंबाइन कर दिया गया किसके, डाइसल्फाइड बॉन्ड का यूज करके, ताकि उससे हमारा क्या बन जाए, ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन हो जाए। मतलब जो हमारा ह्यूमन इंसुलिन कैसे बन रहा है, तो हमारे ए और बी जो पेप्टाइड चेन है उसके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज का फॉर्मेशन, दो सल्फर आकर के क्या कर जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है। और जो भी हमारे जेनेटिकली इंसुलिन जो प्रोड्यूस किया गया 1983 में, जो कि हमारे एली मतलब जो एक अमेरिकन कंपनी जो बनाया, उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमिलीन। तो इसका हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे इसको बनाया गया था। एक मिनट बेटा, यहां पे देखो, सबसे पहले प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया, किससे, ई कोलाई के सेल से कट कर दिया हमने, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। वहां से जब कट हो गया तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग यूनिट को हम लोग क्या करनी है, हमने उन्हें सील कर दिया, जैसे किसका यूज करके, डीएनए लाइगेज का। तो आरडीएनए यहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए। अब इसमें प्लाज्मिड क्या है, हमारे ई कोलाई में प्लाज्मिड नहीं था, तो वापस से इस प्लाज्मिड को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर, मतलब जिसको ट्रांसफॉर्म हो गया ये ई कोलाई, जिसको हम लोग ट्रांसजेनिक बोलते हैं। फिर इसको बायोरिएक्टर, जो हम लोगों ने भी बायोटेक में पढ़ा था, बायोरिएक्टर में क्या हुआ, इसको कल्चर कर दिया गया बड़े स्केल पे, एंड देन हमारे जो इंसुलिन प्रोटीन का एक्सप्रेशन हमें जीन देखने को मिल गया, किससे, ई कोलाई के थे। एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का यूज करके, मतलब उसकी प्यूरिफिकेशन करके, फाइनली हम इंसुलिन को आइसोलेट कर लेते हैं, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर अ मार्केट पर्पस, उसको मार्केट पर्पस के लिए यूज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ। बेटा बहुत इजी है, आप बस इसको दिमाग में क्लियर रखो कि एक प्लाज्मिड डीएनए था, एक हमारे क्या हुआ, जो आपके न्यूक्लियर मतलब ह्यूमन सेल से हमने क्या किया, एक पेन मतलब इंसुलिन को आइसोलेट कर लिया, देन उसको कंबाइन कर लिया उस प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड के साथ कंबाइन करने के साथ हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या चाहिए, इसी का हमारे नंबर्स बढ़ाना है, तो बायोरिएक्टर में क्या करेंगे, कल्चर करा देंगे, तो नंबर ऑफ हमारे जीन्स का प्रोसेसिंग हो जाएगा। देन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारे इंसुलिन को हम आइसोलेट कर पाएंगे, एंड जैसे ही फिर वो आइसोलेट हो जाती है, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है। एक मिनट, हाँ, आइसोलेट होने के बाद क्या करते हैं, इंसुलिन को प्यूरिफाई कर दिया जाएगा मार्केटिंग के लिए, एंड देन हमारा क्या बन गया, ह्यूमिलीन। और पेशेंट जो है इसमें हमारे आईएम के थ्रू इसको डायरेक्टली हम एडमिनिस्टर करा सकते हैं, मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पेशेंट को डायरेक्टली दे सकते हैं और इंसुलिन उसे मिल जाएगी। तो ये मेडिसिन का पार्ट हो गया, मतलब मेडिसिन में ऐसा होता है, कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसी तरीके से आया है, तो इट्स अ मेडिसिन पार्ट। तो आई थिंक आप लोग अब समझ में आया कि इंसुलिन कैसे बनाते हैं। ऑफकोर्स इट्स अ वेरी लाइक कह सकते हैं लेंथी प्रोसेस इन द लैबोरेटरी में बहुत इजी नहीं होता है, बुक में पढ़ना बहुत इजी है, बट प्रैक्टिकल इट इज नॉट। तो प्रैक्टिकल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी नहीं हो तो यू मस्ट इन दैट फील्ड। जो बायोटेक कर रहे हैं वो इसको कर पाएंगे इजीली, क्योंकि वो समझ सकते हैं। तो जो उस चीज को समझ सकता है वही कर सकता है, जो समझ नहीं सकता है, सिर्फ रट सकता है, तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ स्टार्ट विथ जीन थेरेपी।
तो सबसे पहले जीन थेरेपी में क्या होती है, तो इसमें रिप्लेसमेंट हुई थी किसकी, जो भी फॉल्टी जीन हमारे एक नॉर्मल फंक्शनल जीन में प्रेजेंट है एक बच्चे में या फिर एम्ब्रियो में, इसको क्या बोल जाती है, जीन थेरेपी। मतलब कि मान लेते हैं कोई ऐसा जीन जो कि क्या कर सकता है, बीमारी कर सकता है फर्दर हमारे चाइल्ड में, उस जीन को अगर हम मैनिपुलेट कर दे, उसे हटा दे, तो कोई भी पर्सन अगर जन्म ले रहा है किस हेरिडिटी डिजीज के साथ, तो क्या एक करेक्टिव थेरेपी का हम यूज कर सकते हैं इस डिजीज को सही करने में, तो यस कर सकते हैं। जिसका कौन कर सकता है, जीन थेरेपी इसके लिए एक अटेम्प्ट शो किया, मतलब इसे कर सकता है। तो जीन थेरेपी क्या होता है, तो इसमें कलेक्शन ऑफ मेथड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जीन डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं, जो कि बच्चों में हम डायग्नोस करते हैं चाइल्ड या फिर एम्ब्रियो स्टेज में। यहाँ पे जीन्स को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है पर्सन सेल्स में और टिश्यूज में उस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो जो भी हमारे जेनेटिक डिफेक्ट को हम करेक्ट करना चाहते हैं उसमें जैसे कि हम नॉर्मल जीन को क्या करते हैं, डिलीवर कर देते हैं हमारे इंडिविजुअल जो भी या तो पर्सन मतलब बच्चा है उसके अंदर या फिर एम्ब्रियो के अंदर, और देन इसका फंक्शन भी ठीक होने लगता है और कंपनसेट कर देते हैं हमारे नॉन फंक्शनल जीन से। तो इसको दिया किसने था, तो जो फर्स्ट क्लिनिकल हमारे जो जीन थेरेपी आई थी, एक मिनट, हाँ आगे आ जाते। तो जीन थेरेपी समझ के मतलब कोई डिजीज कर रहे हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, हेरिडिटी डिजीज, उस डिजीज को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जीन को मैनिपुलेट करके उस बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्लिनिकल जो जीन थेरेपी था वो कब दिया गया, 1990 में। किसको, एक 4 साल की बच्ची थी जिसको क्या था, एडीए डिफिशियंसी, मतलब एडिनोसाइन डीएमाइनेज डिफिशियंसी। तो इस एंजाइम क्या होती है, काफी क्रूशियल होती है हमारे इम्यून सिस्टम को काम कराने के लिए। मतलब एडीए का क्या काम होता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो ये डिसऑर्डर क्या कर रही थी, तो हमारा डिलीशन कर दे रही थी जो भी हमारा जीन किसके लिए कोड कर रही है, एडिनोसाइन डीएमाइनेज के लिए। तो कुछ बच्चों में हमारे एडीए का डिफिशियंसी जो होता है वो क्योर हो सकता है, कैसे, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। बट कुछ बच्चों में क्या होता है, ये ट्रीट नहीं हो पाता है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है, जिसमें हम लोग फंक्शनल एडीए को डायरेक्टली क्या करते हैं, पेशेंट को इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब जो बच्चे को एडीए डिफिशियंसी है उसमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फंक्शनली सिंथेसाइज्ड एडीए आपके जीन को इंजेक्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि दोनों अप्रोचेस में जो है ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं थे। मतलब बच्चा जड़ से मतलब इरेडिकेट, मतलब उसमें बीमारी नहीं हो रही और ना ही बच्चे में वो बीमारी खत्म हो रही। तो फर्स्ट स्टेप जो था हमारा जीन थेरेपी के टुवर्ड यही था कि सबसे पहले जो लिम्फोसाइट्स कहाँ से हमारे ब्लड से आ रहा है जो पेशेंट के, उसको हम कल्चर आउटसाइड में, तो बॉडी के बाहर उसको कल्चर प्लेट में ग्रो करते हैं। फिर जैसे ही फंक्शनल एडीए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीडीएनए, रेट्रोवायलर वेक्टर का यूज करके क्या करते हैं, हम उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं किसमें, लिम्फोसाइट्स में। ओके, लिम्फोसाइट्स में क्या किया जाता है, रेट्रोवायलर वेक्टर का यूज करके हम उसे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, तो ये हमारे नॉर्मल पेशेंट पे ये रिटर्न कर देते हैं और ये सेल्स ही क्या करते हैं, ये इतना मतलब ये इमोर्टल नहीं होता है, तो पेशेंट को रिक्वायर होती है कि पीरियोडिक इसका क्या हो जाए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट उसे हमेशा ही एडमिनिस्टर कराना होगा। तो अगर इसमें हम क्या कर ले, अगर जीन आइसोलेट कर ले हमारे बोन मैरो सेल्स से जो एडीओ को प्रोड्यूस कर रहा है और उसी में डायरेक्ट अगर ये सेल्स को एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। इसको कहते हैं आपका प्रिवेंशन। मतलब कोई बीमारी पहले ही स्टेज में पता थी और उसको परमानेंटली आपने क्योर कर लिया, तो ये जीन थेरेपी है। तो जीन थेरेपी इज वेरी गुड, मतलब आई प्रेफरली, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ऐसा बहुत अच्छी चीज है जो ये लाया गया, क्योंकि जीन थेरेपी सच में जरूरत है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, आज के टाइम पे क्या B12, विटामिन B12 बहुत डिफिशियंसी है। जैसे कि हेरिडिटी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा कैरी करते हैं बच्चे कि मतलब रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या हम इसको जीन के थ्रू डायरेक्ट क्योर कर दे, जैसे हाइड्रोसिफिलिस, तो इसके लिए भी अगर ऐसा कोई डिजीज मतलब ट्रीटमेंट अगर आ जाए तो दैट विल बी द बेस्ट। मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को दे हैव टू गो थ्रू अ सर्जरी, एक सर्जरी के प्रोसेस से जाना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फैमिली टू, और बच्चे के लिए तो है, बच्चे तो उस चीज को उतना नहीं समझ पाते हैं, उन्हें दर्द होता है बस वो थोड़ा रिस्पॉन्स कर पाते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या फील कर रही है, कांट एक्सप्रेस एट दैट टाइम, और शी, बट जो फैमिली उस टाइम पे फील कर रही होती है, आई कैन गेट इट। तो आई थिंक जीन थेरेपी इज द बेस्ट मेथड। ये हर डिजीज के लिए अगर आ जाए तो बहुत सारी बीमारियों का ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ, बट द थिंग इज गवर्नमेंट में ये आए तब तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
तो आपके जो भी डिलीशन हो जाते हैं किसके, एडीए जीन के हमारे बोन मैरो सेल में या फिर लिम्फोसाइट में, तो वहां पे एडीए एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। बी और टी मतलब बोन मैरो और टी लिम्फोसाइट्स आपके कम होने लगते हैं एंड देन यहीं से हमारा कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने कट गया थोड़ा सा, ये SCID बोलते हैं, ठीक है, सीवियर कंबाइंड, सॉरी, okay, so yes, molecular diagnosis we will do this in next class। दो टॉपिक हमने पढ़ा, इंसुलिन कैसे बनाते हैं और जीन थेरेपी। मोलिकुलर डायग्नोसिस नेक्स्ट क्लास में करते हैं कि इसमें कैसे होता है। और रिसेंटली आई थॉट टू नो कि आप लोगों को बहुत सारा सिलेबस तो भी हट चुका है, बायोपायरेसी तक ही शायद पढ़नी है, तो उसके आगे तो फिर पढ़नी नहीं है। सॉरी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है, उसके बाद फिर हाँ बायोपायरेसी इज द लास्ट टॉपिक आई थिंक, यस, ठीक है, तो वहीं तक करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग बेटा क्वेश्चंस लगाओ, अगर वैसा मेरे वीडियोस को देखते हो तो यू मस्ट प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। यू कैन कांटेक्ट मी वेयरएवर यू विल गेट द प्रॉब्लम, क्योंकि बायोलॉजी आपका देखो बेटा ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप जितना ज्यादा एनसीईआरटी को कवर करते हो, जितना ज्यादा इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, आपका बायोलॉजी ऑटोमेटिकली ही अच्छा होने लगेगा। यू डोंट हैव टू बी लाइक कि मुझे सब कुछ रटना है, नहीं, रटने की बात ही नहीं है बेटा, समझने की जरूरत है। तो एनी टॉपिक इवन इन क्लास 11th आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लास 10th में भी है, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम है, 9, 8 में भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज मैं ऑफलाइन क्लास में सबको बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई मेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, सी यू सून।